नमस्कार। आज की बातचीत मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांत या मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि पर आधारित है। आज की बातचीत में हम लोग मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि या आलोचना दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि या समीक्षा दृष्टि अपने नाम से ही स्पष्ट है। मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने साहित्य और उसके सौंदर्य शास्त्र पर इधर उधर अपने लेखन के दरमियान विचार व्यक्त किए, लेकिन बाद में उसे पद्धतिबद्ध करने की कोशिशें होती रहीं। अब इसे लेकर अनेक तरह के मतांतर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सभी ने मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों को स्वीकार कर अपनी समीक्षा दृष्टि के बारे में नए तरह से विचार करने के अलग अलग प्रयास किए हैं। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि या आलोचना दृष्टि को समझने के लिए कुछ पदों को समझना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आज की बातचीत में हम लोग उन पदों के बारे में साफ समझ बनाने की कोशिश करेंगे। इन सभी पदों को मोटे तौर पर 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए इन पदों की समझ विकसित हो इस बात का ख्याल रखा है और उन्हें 6 भागों में विभाजित किया है। पहली बात, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। दूसरी बात, आधार और अधिरचना को हम किस रूप में समझ सकते हैं। तीसरी बात, मार्क्सवादी सिद्धांतों के सार को किस रूप में देखा जाना चाहिए। चौथी बात, कला और विचारधारा के रिश्ते पर मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि किस तरह से विचार करती है। पांचवी बात, पश्चिम के मार्क्सवादी आलोचकों के समूह को हम किस रूप में देख सकते हैं। और अंतिम बात कि भारत में मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 में हुआ था और जिनका देहावसान 1883 में हुआ था, उनके सहयोगी थे और उनके दोस्त भी थे फ्रेडरिक एंगल्स, जो 1820 में पैदा हुए तथा जिनका देहावसान 1895 में हुआ। इन दोनों ही चिंतकों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के श्रेय या जनक के रूप में माने जाने की परंपरा रही है। लेकिन ध्यान से देखें, इस पद के बारे में हम विचार करें तो सबसे पहला प्रयोग जोसेफ डाइटेजिन ने 1828 में जिनका जन्म हुआ था और 1888 में जिनका देहावसान हुआ था, तो सबसे पहले जोसेफ डाइटेजिन ने इस पद का प्रयोग किया था, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद का, जो मार्क्स और एंगल्स के समकालीन और उनके सहयोगी थे। मार्क्स के लेखन में इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा पद का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जिसे बाद में एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में प्रयोग में लाने की बात की। फ्रेडरिक एंगल्स ने बाद में डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, जो कि किताब 1883 में लिखी गई थी, इस पुस्तक में मार्क्स और स्वयं के सिद्धांतों को अवधारणात्मक स्वरूप देना आरंभ किया। एंगल्स ने भौतिकवादी द्वंद्ववाद पद का प्रयोग किया था, उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रयोग नहीं किया था। मार्क्स के बाद के चिंतकों ने मार्क्स की अध्ययन पद्धति के लिए ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदों का प्रयोग किया। यानी यह जो पद है उसके विकास की एक सुचिंतित कहानी रही है। हिंदी साहित्य ज्ञान कोश भाग 4 में प्रोफेसर अवधेश प्रधान और रघुवंश मणि जी ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर विस्तार से विचार किया है। इन दोनों विद्वानों का मानना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं। पहला, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा, मात्रात्मक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तनों में संतरण का नियम। और चौथा, निषेध का नियम। आइए इन तीनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु और व्यापार में एक पहलू का विरोधी पहलू भी जरूर होता है। ये परस्पर विरोधी पहलू परस्पर संबद्ध होते हैं और एक दूसरे का अनेक बार निषेध भी करते हैं। प्रकृति और समाज में कोई वस्तु या व्यापार नहीं है जिसमें परस्पर विरोधी पहलू या अंतर्विरोध न हो। अंतर्विरोध सार्वभौम है, यानी अंतर्विरोध होना ही होना है और गति के साधारण और संश्लिष्ट रूपों का, सभी रूपों का हम कह सकते हैं, आधार है।
उदाहरण के लिए इसको इस तरह से समझें, जैसे भौतिकी विज्ञान की दुनिया में जाएं तो धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत, फौज में हम जाएं तो हमला और बचाव के पहलू, उसी तरह से भौतिक कणों में, रासायनिक प्रक्रिया में, परमाणु की संरचना में, सजीव शरीर की अनेक क्रियाओं में परस्पर विरोधी पहलू मौजूद रहते हैं। वर्ग समाजों में भी, जैसे सामंती समाज में भूदास और भूस्वामी, सामंत पूंजीवादी समाज में सर्वहारा और पूंजीपति के परस्पर विरोधी पहलू परस्पर निर्भर भी होते हैं, यानी एक के बिना दूसरे का होना असंभव है, जैसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के बिना दक्षिणी ध्रुव का होना। साथ ही उनमें अनिवार्य रूप से संघर्ष भी होते रहते हैं। पुराने और नए के बीच, पतनोन्मुख और विकासोन्मुख के बीच, क्रांतिकारी और प्रतिक्रांतिकारी के बीच संघर्ष, इस तरह के अनेक पहलू हम देख सकते हैं। मार्क्स और एंगल्स का मानना है यही विकास का नियम है। लेनिन ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया। उनका पद है, विकास विरोधी तत्वों का संघर्ष है। विपरीतों की एकता परिस्थितिबद्ध, अस्थायी और सापेक्ष होती है, लेकिन उसका संघर्ष विकास और गति की तरह निरपेक्ष होता है। उन्होंने उसे द्वंद्ववाद का मूल तत्व और केंद्र भाग कहा है। यानी हम लोगों ने यह देखा कि किस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियमों में पहला नियम यह बताता है कि विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम क्या है। अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ जाते हैं। दूसरे नियम की बात जो की गई थी वह यह की गई थी कि मात्रात्मक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तनों में संतरण का नियम। आइए इसे समझते हैं। विपरीत तत्वों में निहित अंतर विरोधों के संघर्ष के परिवर्तन की 2 अवस्थाएं होती हैं, मात्रात्मक बदलाव और गुणात्मक बदलाव। अविराम गति से होने वाले मात्रात्मक बदलावों का संचय होता रहता है और फिर एक खास मंजिल आती है और आगे होने वाला मात्रात्मक बदलाव गुणात्मक बदलाव में रूपांतरित हो जाता है। मात्रात्मक बदलाव धीरे धीरे अविराम गति से होते हैं, जबकि गुणात्मक बदलाव क्रमभंग करते हुए द्रुत गति से छलांगों के रूप में होते हैं। एंगल्स ने इसके बारे में अपनी समझ इस तरह से प्रकट की है। एंगल्स ने कहा है, पानी की गर्मी का उसकी तरलता पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे द्रवित जल की गर्मी बढ़ती या कम होती है, एक क्षण ऐसा आता है जब यह भीतरी दशा बदल जाती है और पानी या तो भाप बन जाता है या बर्फ बन जाता है। अवधेश प्रधान जी ने और रघुवंश मणि ने अपने विश्लेषण में बताया है कि प्रकृति, समाज और चिंतक प्रत्येक क्षेत्र में विकास इसी नियम से होता है। सामाजिक विकास का उदाहरण लें तो पूंजीवाद के अंतर्गत रूस में परिमाणात्मक परिवर्तनों, उत्पादक शक्तियों में वृद्धि, उत्पादन के सामाजिक स्वरूप का विस्तार आदि का संचय एक सीमा तक होता रहा, लेकिन उस सीमा के पार होते ही 1917 में नवंबर क्रांति हुई और पूंजीवादी व्यवस्था से गुणात्मक रूप से भिन्न समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के सिलसिले में हम तीसरे नियम को समझें। तीसरा नियम बताता है कि विकास के लिए द्वंद्वात्मक निषेध अत्यंत जरूरी है। मार्क्स के शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में तब तक कोई विकास नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने अस्तित्व के पुराने रूपों का निषेध न करे। निर्जीव और जीव जगत में, सामाजिक विकास और ज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि नए तत्व पुराने तत्वों का निषेध करके ही विकसित होते हैं। निषेध की प्रक्रिया में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पहले और दूसरे नियम भी सक्रिय होते हैं, यानी विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम और मात्रात्मक परिवर्तनों के गुणात्मक परिवर्तनों में रूपांतरण या संतरण का नियम। प्रत्येक वस्तु या व्यापार में पुराने पड़ जाने के तत्व मौजूद रहते हैं और उसके पुराने पड़ जाने पर उसका स्थान नई उदीयमान शक्तियां ले लेती हैं। इस तरह यह निषेध का नियम हुआ। ये नई या उदीयमान शक्तियां दूसरी नई या उदीयमान शक्तियों के लिए परिस्थितियां और अब उपकरण तैयार करती हुई विकास करती रहती हैं। दरअसल वे जब पुरानी पड़ जाती हैं तब उनकी जगह दूसरी नई ताकतें ले लेती हैं। यह निषेध का नियम हुआ। यानी हमें यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि नया पुराने का संपूर्ण निषेध करके ही विकसित होता है। नए पुराने का निषेध करता है, लेकिन जो गतिशील तत्व है
पुराने का जो गतिशील तत्व है उसको नया जरूर सुरक्षित रखता है। इस तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने अपनी समझ के द्वारा यह स्पष्ट करने की कोशिश की, स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस तरह से सभ्यता के विकास के नियम होते हैं। आइए हम लोग यह समझने का प्रयास करें। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि में आधार और अधिरचना को बहुत महत्व दिया गया है। मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि यह मानती है कि समाज का बुनियादी आधार आर्थिक है। साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, दर्शन, कानून सब ऊपरी ढांचे यानी सुपर स्ट्रक्चर हैं। आधार है आर्थिक संरचना और सुपर स्ट्रक्चर है कला, संगीत, राजनीति, साहित्य, दर्शन, कानून आदि। जैसे जैसे आर्थिक ढांचे में बदलाव होता है वैसे वैसे ऊपरी ढांचे में भी बदलाव होता है, लेकिन यह बदलाव की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। बदलाव की इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक भौतिकवाद के सहारे, उसकी विभिन्न मंजिलों के सहारे, जैसे आदिम साम्य व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था आदि के आधार पर समझने का प्रयास किया जा सकता है। आधार और अधिरचना के बारे में यह समझ ज़रूरी है, इसलिए आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझें। एक ख़ास युग में सामाजिक आर्थिक संरचना हो या एक खास ऐतिहासिक ज़रूरत हो, उस युग की उत्पादन प्रणाली हो, मार्क्स एंगल्स ने उस संरचना या उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत क्रियाशील उत्पादन संबंधों की समग्रता को आधार की संज्ञा दी है, अर्थात उसे ही बेस या मूलभूत ढांचा माना है। यानी किसी विशिष्ट युग की सामाजिक आर्थिक संरचना क्या है? वह बेस या मूलभूत ढांचा है। इस बुनियाद पर ही कानून, राजनीति, दर्शन, कला और साहित्य का ऊपरी ढांचा खड़ा होता है। इसे ही हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ विद्वान इसे ऊपरी ढांचे के पर्याय के रूप में अर्थात इसी अर्थ में अधिरचना शब्द का प्रयोग भी करते हैं। यानी आधार और अधिरचना, बेस या सुपर स्ट्रक्चर। बेस है आर्थिक और सामाजिक संरचना और सुपर स्ट्रक्चर है इन संरचनाओं के आधार पर विकसित होने वाले विभिन्न कलात्मक रूप या साहित्यिक रूप या जो भी संरचनाएं इस लिहाज से हो सकती हैं उनका रूप। मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि जैसा आधार होता है उसी तरह की अधिरचना निर्मित होती है, या जैसा बेस होता है वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र और मार्क्सवादी समालोचना में इस आधार अधिरचना संबंध यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच के रिश्ते को लेकर मार्क्सवादी विद्वानों के बीच में तीखी बहसें होती रही हैं। इस बहस में राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना के एक प्रयास की भूमिका शीर्षक पुस्तक के अंश को हम ले सकते हैं। इसमें एक बात कही गई है, उसे आपसे साझा करना चाहेंगे। यह बात साहित्य तथा कला नाम की किताब में संकलित है। इसमें यह बताया गया है कि अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का पूर्ण योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है। यह असली बुनियाद है जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढांचा खड़ा हो जाता है, जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्यों की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उल्टे उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास की एक खास मंजिल पर पहुंचकर समाज की भौतिक उत्पादन शक्तियां तत्कालीन उत्पादन संबंधों या उसी चीज को कानूनी शब्दावली में या यूं कहा जा सकता है उन उत्पत्ति संबंधों से टकराती हैं जिनके अंतर्गत वे उस समय तक काम करती होती हैं। ये संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास के अनुरूप न रहकर उनके लिए बेड़ियां बन जाते हैं। तब सामाजिक क्रांति का युग शुरू होता है। आर्थिक बुनियाद के बदलने के साथ समस्त बृहदाकार ऊपरी ढांचा भी कमोबेश तेजी से बदल जाता है। जैसे रूपांतरणों के इतिहास की तरफ हमारी नज़र जब जाती है तब हम पाते हैं कि एक भेद
हमेशा ध्यान में दिखाई पड़ता है। एक ओर तो उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियों का भौतिक रूपांतरण होता है, जिसे प्रकृति विज्ञान की अचूकता के साथ निर्धारित किया जाता है। दूसरी ओर कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्य बोधात्मक या दार्शनिक, संक्षेप में विचारधारात्मक रूप हैं, जिनके दायरे में मनुष्य इस टक्कर के प्रति सचेत होते हैं और उससे निपटते हैं। साहित्य तथा कला, जो रादुगा प्रकाशन से प्रकाशित किताब है, मास्को रादुगा प्रकाशन से, उससे यह उदाहरण लिया गया था। यानी हम लोगों ने यह समझ साफ तौर पर बना ली कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, आधार और अधिरचना क्या है। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि मार्क्सवादी सिद्धांत के सार को हम किस रूप में समझ सकते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के सार तत्व को समझने के लिहाज से समाज विज्ञान विश्वकोश हमारी सहायता करता है और इसमें मार्क्सवाद के सार तत्व को समझने के लिहाज से आदित्य निगम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आदित्य निगम कहते हैं, मार्क्सवाद क्या है, क्या कोई असली मार्क्सवाद है? इस तरह की बहस के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो असली मार्क्सवाद की खोज की ओर हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। आदित्य निगम कहते हैं, मार्क्स एंगल्स के जीवन काल में जिस वाद का जन्म हुआ था वह एक विकासमान नज़रिया था। खुद मार्क्स एंगल्स के लेखन के अलग अलग दौर में उनकी समझ बदलती गई। अनंत काल तक शास्त्रार्थ करके भी शायद असली मार्क्सवाद को ढूंढ निकालना संभव न हो। इसलिए इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य निगम ने अमेरिकी बुद्धिजीवी एरिक ओलिन राइट के हवाले से कुछ विश्लेषणों को हमारे सामने रखा है। यानी एरिक ओलिन राइट ने इस मुद्दे पर बहुत ही सुंदर विचार किया है। अब हम लोग यह देखें कि एरिक ओलिन राइट कहते क्या हैं। असली मार्क्सवाद को समझने के लिहाज से एरिक ओलिन राइट कहते हैं, 3 अवधारणाओं की बात करते हैं। वे कहते हैं, वर्ग विश्लेषण के रूप में मार्क्सवाद, इतिहास के सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद, मुक्तिवादी यानी मनुष्य की मुक्तिवादी दृष्टि यानी मनुष्य के मुक्ति का सवाल, मुक्तिवादी नैतिक सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद। इन तीनों के बीच के संबंध को समझाते हुए कहते हैं कि वर्ग विश्लेषण के रूप में मार्क्सवाद और इतिहास सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद कुछ इस तरह है जैसे मेडिकल विज्ञान में एंड्रोक्रिनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। इसे वे आगे इस तरह खोलते हैं, अगर आप एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं तो आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे सेक्सुअलिटी, व्यक्तित्व, विकास, बीमारियों की प्रक्रियाएं आदि, बशर्ते आप इन सब का शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम से रिश्ता समझने का प्रयास कर रहे हों। एक एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट के लिए वे आगे कहते हैं, यह शर्मिंदगी की बात नहीं होती अगर उसे पता लगे कि कुछ मसले ऐसे भी हैं जिन पर हार्मोनों का असर नहीं पड़ता। उससे भी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमारी समझ बढ़ती ही है। दूसरी ओर ऑन्कोलॉजी में आप कैंसर के किसी भी कारण का अध्ययन कर सकते हैं, जीव, विष, जेनेरिक्स, वायरस, मनोवैज्ञानिक दशाएं आदि। और ऑन्कोलॉजी में यह कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको पता चले कि कैंसर के कुछ संभावित कारण असल में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। वर्ग विश्लेषण के रूप में मार्क्सवाद उनके अनुसार कुछ भी अध्ययन कर सकता है। आप धर्म, जंग, गरीबी, अपराध, किसी भी चीज़ का वर्ग विश्लेषण कर सकते हैं। और एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट की तरह यहाँ भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए अगर आपको पता चले कि कुछ चीज़ों के लिए वर्ग बहुत अहम नहीं होता। इसी तरह इतिहास सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद उसी तरह उसके कारकों का अध्ययन करता है जैसे ऑन्कोलॉजी कैंसर के कारणों का। एक मुक्तिवादी नैतिक सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद उसकी परंपरा का सबसे उपेक्षित हिस्सा रहा है, ऐसा राइट का मानना है। उनका कहना है, मार्क्स समेत ज़्यादातर मार्क्सवादियों के अक्सर नैतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को नकारा गया है, मगर फिर भी वह इसका एक अहम पहलू है और वही मार्क्सवाद के बाकी 2 रूपों को सार्थक बनाता है। उनका कहना है, इस मुक्तिकामी सिद्धांत का मर्म यह विचार है कि मानवीय आज़ादी, उसकी संभावनाएं और उसकी गरिमा सिर्फ वर्गहीनता की हालत में ही चरितार्थ हो सकती है। यानी अमीर गरीब का जो वर्ग है या शोषक और शोषित का वर्ग है, इसकी वर्गहीनता की हालत में ही मुक्ति की संभावनाएं चरितार्थ हो सकती हैं। यह एक ऐसे रेडिकल समतावादी समाज की कल्पना है जहां शोषण खत्म हो चुका है और सत्ता और भौतिक कल्याण में बराबरी हो। राइट का मानना है
इस समय के बारे में जो कल्पना मार्क्सवादियों ने की है उनमें आपस में कई फर्क हैं, मगर एक बात पर सभी एक मत हैं। इन सभी मूल्यों को हासिल करने की लाजमी पूर्ण शर्त है वर्गहीनता। इन 3 बिंदुओं को राइट इस तरह जोड़ते हैं, अगर असली मुद्दा सिर्फ समाज की व्याख्या करना नहीं बल्कि उसे बदलना है तो कुल मिलाकर मार्क्सवाद वर्ग विश्लेषण के जरिए राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाते हुए ऐतिहासिक रूप से संभव मुक्ति के आदर्श हासिल करने के बारे में है। यानी मार्क्सवाद की जो असली समझ है उसके बारे में हम लोगों ने अपनी समझ साफ तौर पर विकसित कर ली। अब हम लोग मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि में कला और विचारधारा के मुद्दे पर थोड़ी बातचीत कर लें। इस सिलसिले में हम गोर्की के एक निबंध को याद कर सकते हैं। गोर्की का यह निबंध जिस किताब में संकलित है उस किताब का नाम है 20वीं शताब्दी का साहित्य। इसे संकलित किया है येवोनी सिदोरोव ने। उसके पृष्ठ संख्या 131 पर, जो कि छपा है रादुगा प्रकाशन सोवियत रूस से, मास्को से, उसमें जो लेनिन को उद्धृत किया गया है वह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लेनिन नहीं, गोर्की का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। गोर्की ने विचारधारा और साहित्य के रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि असल में बुद्धिजीवियों का काम हमेशा मुख्य रूप से यही रहा है कि पूंजीपतियों के अस्तित्व की विरुद्धावली गाएं, अमीरों को उनके जीवन के तुच्छ कष्टों में सांत्वना दें। पूंजीपतियों के सेवक इन बुद्धिजीवियों में से अधिकांश ने अपने दार्शनिक और धार्मिक लिबास में, जो कभी का चिथड़ा गंदा और मेहनतकश लोगों के खून से बेहद दागी हो गया है, पैबंद लगाने की हरचंद कोशिश की पर भेद छिप नहीं पाया। संस्कृति के महारथियों, आप किसके साथ हैं? लिखते हुए गोर्की जब ऐसा कहते हैं तब कला एवं विचारधारा के अंतर संबंधों की ओर संकेत का प्रयास करते हैं। समाज की शोषण व्यवस्था के विरुद्ध सार्थक कला सदैव हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप के इस साहस में के मूल में एक समर्पित विचारधारा होती है। वस्तुतः आज के संश्लिष्ट समाज में कला जगत सौंदर्य और प्रेम की एकांत साधना के सहारे चल ही नहीं सकता। समाज का आर्थिक ढांचा, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संस्था, सबका एक साथ स्पष्ट प्रभाव पड़ता है जो कला के स्वरूप का निर्धारण करता है। इस सिलसिले में शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे हमारी सहायता करते हैं। अक्सर विचारधारात्मक मुद्रा के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि विचारधारा के अतिरेक के कारण मार्क्सवादी समीक्षा या आलोचना दृष्टि ने बहुत गड़बड़ किया है और उसके चलते रचना निर्जीव उत्पाद में तब्दील हो गई है, उसके बारे में हमारी समझ विकसित करने में बहुत सहायता करते हैं पाउलो फ्रेरे कहते हैं जो लोग ऐसा मानते हैं वे भी एक तरह की राजनीति कर रहे हैं। जो कहते हैं कि विचारधारा की बात करने वाले राजनीति करते हैं वे भी एक तरह की राजनीति कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? जो विचारधारात्मक रूप से राजनीति की चाहत रखने वाले लोग हैं वे समाज के परिवर्तन या बदलाव के पक्ष में कला मूल्यों के विकास की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि विचारधारा के अतिरेक से कला मूल्य प्रभावित हो रहे हैं वे दरअसल यथा स्थितिवादी लोग हैं। हाँ, यह ज़रूर समझ लेना चाहिए यहाँ पर कला और विचारधारा के संबंध की बात करते हुए कि विचारधारा और विचारधारा के नाटक में फ़र्क है। यानी विचारधारा एक प्रक्रिया के तहत गुजरकर हासिल किया जाए और नारे के रूप में हासिल किया जाए, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हमें हिंदी में भी बहुत सारे ऐसी कविताएं, ऐसी साहित्यिक रचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिनमें विचारधारा के अतिरेक ने मानवीय मूल्यों की अनदेखी की है। लिहाजा यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि विचारधारा एक प्रक्रिया के तहत हासिल की जाए, उसका अलग मतलब है, और विचारधारा केवल शब्दावलियों के रूप में शुष्क रूप से ग्रहण कर लिया जाए, उसका एक अलग रूप है या पहलू है। साहित्य के संदर्भ में यांत्रिक ढंग से विचारधारा अपना लेने के खतरे यह होते हैं कि कथानकों एवं पात्रों, बिंबों एवं प्रतीकों तथा उनके विकास की सर्वथा उबाऊ और नीरस अभिव्यक्ति हो जाती है। एंगल्स को इसके खतरे का पता था। उन्होंने मिन्नाकाउस्की को 26 नवंबर 1885 को उनके उपन्यास प्राचीन तथा अर्वाचीन पर पत्र लिखते हुए कहा, निष्पक्षता बरतने के लिए मुझे किसी न किसी चीज़ में त्रुटि ढूंढनी होगी। लेखक को अपने ही नायक पर कभी नहीं रीझना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ आप कुछ हद तक इस गलती के चक्कर में आ गई हैं। यानी अपने नायक पर रीझने की बजाय
नायक के संपूर्ण परिवेश की जो ईमानदार यात्रा होती है उसकी वकालत करती है मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि, यानी कला और विचारधारा की जो समझ है उसके बारे में समझ अपनी साफ कर लेनी चाहिए। पश्चिम के मार्क्सवादी विचारकों में जॉर्ज लुकाच, अर्नस्ट फिस्टर, बेंजामिन गोल्डमान, एडोर्नो, टेरी गल्टन, ग्राम्सी, एरिक हॉब्सबॉम, एजाज अहमद आदि का नाम लिया जा सकता है। आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि का विकास किस रूप में हुआ है। हिंदी में मार्क्सवादी साहित्यिक समालोचना के ठोस ऐतिहासिक परिस्थितियों में स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण कर लिया है। उसकी एक भिन्न जो संज्ञा है वह प्रचलित है, उसे प्रगतिशील आलोचना का नाम दिया जाता है। कुछ लोग इसे प्रगतिशील जनवादी समालोचना कहना अधिक पसंद करते हैं। विशुद्ध रूप से मार्क्सवाद पर आधारित एक स्वाधीन प्रणाली के रूप में इसका आरंभ नहीं हुआ। 1930 के आसपास जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अंतरधाराओं में बहुत सारे तत्व शामिल हो गए, जैसे किसान आंदोलन शामिल हो गया, मजदूर आंदोलन शामिल हो गया, छात्र आंदोलन शामिल हो गए, युवा आंदोलन हुए, क्रांतिकारी देशभक्ति के नेतृत्व वाले सशस्त्र आंदोलन भी हुए जिसे गर्म दल कहा जाता था। ये सभी जब जोर पकड़ने लगे तो साहित्य, कला, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में भी नए तरह के रूप प्रकट हुए या नई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ी। इन्हें ही हम मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि के रूप में समझ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस प्रवृत्ति के तौर पर साहित्य में यथार्थवादी चित्रण पर बल दिया जाने लगा। खुद छायावादी, आदर्शवादी, सुधारवादी रचनाकारों ने अपने पुराने संस्कारों और रचनात्मक तौर तरीकों से छुटकारा पाने का प्रयास आरंभ कर दिया और इस तरह से एक नई आलोचना दृष्टि 1930 के आसपास 1930 के वैचारिक आलोड़न के कारण दिखाई पड़ती हुई हमें नज़र आती है और हिंदी आलोचना दृष्टि का विकास नज़र आता है। और हम याद कर सकते हैं उस दौर को जब 1936 में प्रेमचंद ने पहले प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी और अपने विचारों में स्पष्ट रूप से यह बताने का प्रयास किया था कि पुराने साहित्य और नए साहित्य में क्या अंतर है। और जब हम उनकी स्थापनाओं पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने समय की उन आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की थी जो कि अमीर और गरीब, जो विशिष्टों का सौंदर्य शास्त्र और आम आदमी का सौंदर्य शास्त्र, इस तरह के फ़र्कों से निर्मित हुआ था। और वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अब और सोना, यानी किसी साहित्यकार के लिए और सोना मृत्यु का लक्षण है। 1930 के आसपास ऐसे विद्वानों में राधा मोहन गोकुल, राहुल सांकृत्यायन, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और उसके बाद के भी अनेक मार्क्सवादी आलोचकों के नाम हमें याद पड़ते हैं। प्रेमचंद की बात जो 1936 में उन्होंने कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे एक बार दोहरा लेना चाहिए, एक बार समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कदरदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न था। उन्हें वह मनुष्य की परिधि के बाहर समझता था। कभी इसकी चर्चा भी करता तो इसका मजाक उड़ाने के लिए, ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीके पर हंसने के लिए, उसका शीन काफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसका भी हृदय है और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से इस पूरे वक्तव्य के दरमियान उद्धृत किए गए अपने इस अंश में यह बताने का प्रयास किया है कि मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि बदलते हुए समय को समझने के लिहाज से किस तरह से हमारी सहायता करती है। यानी वर्ग संघर्ष के वक्त कलाकार की प्रतिबद्धता क्या हो सकती है या साहित्यकार की प्रतिबद्धता क्या हो सकती है। मार्क्सवादी आलोचकों की बाद की पीढ़ी में नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र, ओम प्रकाश ग्रेवाल, सुरेंद्र चौधरी, कुंवर पाल सिंह, चंद्रभूषण तिवारी, दूधनाथ सिंह, आनंद
प्रकाश, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि जैसे आलोचकों के नाम उद्धृत किए जा सकते हैं। धन्यवाद।